हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना के सर आज फिर से आपके सामने हाजिर हुए एक नए टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद का टॉपिक, यानी इस टॉपिक का नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। गेट दैट? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेंगे कि क्या इसके थीम है, किस तरह का ये प्रोग्रेशन होता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और कैसे हमें डील करना है। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही आसान सा अप्रोच से हमें इसको डील करना है। जैसे कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में आप बहुत ही डिटेल तरीके से जानते हो, और यदि मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बात करूं एचपी के बारे में तो आपको लग रहा होगा कि क्या जैसा आपने एपी पढ़ा, जीपी पढ़ा, तो क्या एचपी भी वैसा ही है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि इसको हम कैसे बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज द एचपी। यानी रेसिप्रोकल का मतलब ही आपको ये बात समझ में आया होगा कि एपी के जब कोई भी सीरीज हो या सीक्वेंस है तो उसके रेसिप्रोकल वाले सभी टर्म यदि जो रहेंगे वो एचपी कहलाएंगे। बहुत सरल सी बात। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं। सपोज दैट 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, सबके कॉमन डिफरेंस कितने हैं? 2 के हैं, ऐसे ऑन कर दिया। तब आपको लग रहा होगा कि जो आपने सीक्वेंस लिखा वो तो एपी में है सर। बिल्कुल भी आपकी जवाब 100% सही है। तो क्या एचपी क्या होगा, कैसे एचपी हम इसको कैसे बोलेंगे? तो बिल्कुल इसका जो जवाब मैंने बोला, रेसिप्रोकल ऑफ दिस ऑल टर्म्स आर इन एचपी, यानी 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये सारे टर्म किसमें हो गया? एचपी हो गया। अब यदि मैं एक बात आपको बताऊं कि एचपी के सारे कंसेप्ट हमें बहुत ही आसान हो गया बस रेसिप्रोकल वाला वर्ड को सुनते हुए, और इसका यूज भी यदि अपन कर लेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण सी बात। फिर तो यदि आपसे कोई पूछा, चलो ठीक है मैं ये बात तो समझ गया कि इसका थीम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये बात तो हमें समझ में आया, बट ये काम कैसे करेंगे, इसमें हम काम कैसे करेंगे? सपोज यदि हमें नंबर ऑफ टर्म यानी एनएच टर्म निकालना होगा तो कैसे करेंगे? तो इन जनरल यदि मैं बात करूं आपके सामने, तो इन जनरल मैं ऐसा बात करूं कि इफ a, a plus d, a plus 2d so on are in AP, then 1/a, 1/a plus d, 1/a plus 2d so on are in HP। तो कोई बुरा नहीं होगा, आप ये बात को लिख सकते हैं डैश देके ऐसा, इफ दिस ऑल टर्म आर इन एपी देन दिस टर्म आर इन एचपी, जैसा कि आप लिख सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हो। तब तो एक बात यहां पे फंसेगा, क्या फंसेगा? आखिर हम एनएच टर्म कैसे निकालेंगे? एक बात आपको दिमाग में तो आ रहा होगा कि चलिए एनएच टर्म यदि मैं एपी की बात करके इसका टीएन लिख दूं तो टीएन इसका जानते हो आप, a plus n minus 1 into d हो जाता है। तो इसमें टीएन क्या हो जाएगा एचपी में? 1/a plus n minus 1 into कितना? d बन जाएगा। बहुत सरल सी बात बोला मैंने, कितना सरल है। यदि आप जनरल टर्म की बात कर रहे हो, एनएच टर्म की बात कर रहे हो एचपी में, तो आप 1/a plus n minus 1 into d लिख देंगे, बहुत सरल सी बात लिख देंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यदि इसके डेफिनेशन लिखोगे एचपी का यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो आप डेफिनेशन में भी एक बात वहां पे लिख सकते हो, ए सीक्वेंस आर सेड टू बी इन एचपी इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन एपी, लिख सकते हो अपनी मर्जी से। अब मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया आपका एनएच टर्म, इसका हो गया आप जनरल टर्म आप लिख सकते हो या एनएच टर्म भी आप लिख सकते हो, एनएच टर्म इन एचपी, अच्छे तरीके से लिखे, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं और बहुत ही गहराई से अपनी ऊंचाई को मापना है इसमें, बराबर है? क्योंकि हाइट थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। सपोज दैट कोई आदमी यदि आपसे पूछ लिया कि एचपी का टर्म तो आप निकाल दिए, आप मुझे सम ऑफ एचपी बता सकते हैं क्या? सम ऑफ एन टर्म इन एचपी बता सकते हैं क्या? तो आपका जवाब क्या आएगा? बहुत लोग यदि मैं जवाब पूछूं जैसा कि रेसिप्रोकल वाले वर्ड से, तो एपी का सम आपको पता था अच्छे तरीके से, क्या एसएन कितना
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद करिए एक एपी के सम था ऐसा। तो क्या एचपी के सम निकालने के लिए 1/this कर लू? बिल्कुल भी नहीं, खबरदार ध्यान रखें थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिलेटिव कुछ अलग है। आप इसके सम को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, कोई फॉर्मूला टिल नाउ ऐसा डिराइव नहीं हुआ है कि आप एचपी के सम को कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी भी नहीं, नॉट पॉसिबल बेटा। यदि आपसे कोई पूछता भी है तो आपका जवाब सीधे शब्दों में होनी चाहिए कि नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं, हम एचपी के सम को निकाल नहीं सकते कोई भी फॉर्मूले से। सपोज दैट, देखना बहुत सरल सी बात बोला मैंने कि यदि आप रेसिप्रोकल इसमें कर लेते हो 1/this करके एचपी लिख देते हो तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? यदि इसका लाइव जानकारी क्यों का रीजन जानना चाहते हैं तो मैं 3 नंबर ले रहा हूं। देखना 3 नंबर मैंने लिख लिया कि एपी के 3 नंबर मैंने मान लिए, ए नंबर मैंने मान लिया। ये तो एपी में, ये तो एपी में है ना, कोई दिक्कत नहीं। और सबके सम की बात करूं तो 6 4 10 2 12 यानी कितना, इसके एस एन यानी एस जो भी आ रहा है एस एन यानी 12 आ रहा है, जुड़ने के बाद जोड़ दो। तो जब ए एचपी में होगा तो इसका जोड़ने के बाद 1/12 आनी चाहिए। जब आपके उस लॉजिक के थ्रू यदि अपन सोचते हैं तो इसके सम तो 1/12 आनी चाहिए ना, जो कि 1/12 पॉसिबल नहीं होगा। जब इसको यदि आप जोड़ ले भी लेते हो तो देखना 2 4 6 के एलसीएम 2 से लगा दिया 1 2 3 यानी 4 और 3 12 हो जाएगा एलसीएम 12। मैंने 12 एलसीएम ले लिया तो 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 6 3 9 और 2 1 11/12 आ जाएगा, 1/12 नहीं आ रहा। मामला तो क्लियर हो गया। फिर यदि आपसे कोई पूछता है, कभी भी नींद में भी कोई पूछा कि बेटा एचपी के सम बता सकते हो क्या, बोल देना यार क्यों बेवकूफ बना रहे यार, कभी पॉसिबल ही नहीं होता, एचपी के सम निकाल नहीं सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, बस ओनली इसके टीएन निकालना होगा, सम पॉसिबल नहीं हो। तो मैं इसी बेस पे कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। कुछ एग्जांपल में लगे तो एक काम करेंगे, सबसे पहले आप इसमें एक बात जैसे कि आप समझ गए होंगे तो कुछ इसके लगे तो आप एक नोट पॉइंट वहां पे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, नोट पॉइंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद हम एग्जांपल पे आएंगे। नोट पॉइंट लिखिए, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम there is no general formula for finding the sum of n terms in HP। कितना सरल सा जवाब दिया। पहला नोट पॉइंट हुआ कि सम इसके कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब 3 नंबर की बात कर रहा हूं, जब ABC आर इन HP लिख दिया मैंने, तब कैसे प्रोसेस होगा, इसके प्रोसेस यदि मुझे करना होगा, आगे का काम यदि मुझे निकालने होंगे तो किस तरह से आगे के काम निकलेंगे वो थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा, देखना भी चाहूंगा कि यदि मैंने सपोर्ट दैट, देखना यदि मैंने यहां से एक काम कर रहा हूं, यदि मैंने यहां से 1/A 1/B 1/C आर इन कितना लिख सकता हूं, एपी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल तो होता ही है, देन करके लिख दिया मैंने एपी। तो जनाब आगे क्या होगा, अब एपी वाले कंसेप्ट तो आपको पता है ना, एपी के कंसेप्ट आप इसमें यूज कर लो, सारा काम तमाम हो जाएगा। तो यदि मैंने यहां पे क्या एपी के टर्म यूज करता हूं, याद करो ट्वाइस ऑफ मिडिल दैट इक्वल्स टू अगल बगल वाले का सम, यानी 2/this दैट इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C होगा। हाँ जी बिल्कुल भी सही। अब यहां से यदि मैंने इसको प्रोसीड कर रहा हूं आगे तो A प्लस C/AC हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैंने इधर इधर किया और यहां से B का वैल्यू निकाला तो B दैट इक्वल्स टू B इधर चला गया तो 2AC/A प्लस C आ गया। अब एक बात आपको जेहन में बैठा लेना है कि B दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC अपॉन क्या, A प्लस C। अब एक प्रॉपर्टी आपको आजीवन याद रखना है, बहुत ही साधारण तौर पे मैंने आपको बताया।
अब इसके रिलेटेड कुछ सवाल की जब मैं बात करूं हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे, तो देखना सवाल भी कितने आसान होते हैं। बस ये आपको बस जानना जरूरी है कि आसान कैसे होते हैं। सपोज दैट कि मैंने कोई सवाल दिया, इफ द थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म, एग्जांपल if the third and sixth term, third and sixth and last term लिख देना, third, sixth and last term of HP are 1/3, 1/5, 1/200, 3. Then find the number of terms. Find the number of terms, यानी यहां से हमें n को कैलकुलेट करना है। और दिया हुआ क्या, थर्ड टर्म यानी T3। देखना कैसे लिखूं, वैसा लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है T5, बोलिए जी जनाब, सॉरी T6 है ना, हाँ 6 लिख दिया। क्या है 1/5 और NH टर्म है आपका 1/203। ये तो मैंने लिख दिया HP की बात है जो कि मैंने आपको लिख दिया। तो यार क्यों ना HP में जब ये टर्म ऐसा दिया हुआ है तो क्यों ना हम इसको AP बोल दें उल्टा करके ऐसा। तो यदि मैंने इसको बोल दिया T3 HP वाला टर्म यदि मैं बोल रहा हूं, तो मैं यदि सबको AP में करके लिखता हूं, सबको AP में बदल के लिखता हूं क्योंकि कैलकुलेशन आसान होंगे। देखना तो क्या होगा, इन AP लिख रहा हूं क्योंकि हमें तो पता है AP और HP का रिलेशन ही आपस में संबंध क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो क्या होगा, अपने को भी उलट देना होगा। तो अपन भी इसी को उल्टा अप्रोच लगा लेते हैं। तो AP की बात कर रहा हूं तो देखना T3 की बात कर रहा हूं AP में लिख रहा हूं तो ओनली 3 लिखना होगा। T6 की बात कर रहा हूं तो ओनली 5 लिखना होगा। और TN की बात कर रहा हूं तो ओनली 203 लिखना होगा। T3 AP का A + 2D कितना है जी 3। फिफ्थ है तो A प्लस कितना 4D कितना है जी 5। अब इसको सोल्व करके क्या आप A और D के वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल भी। मैंने क्या किया, माइनस कर लिया, कैंसिल हो गया। माइनस करने के बाद -2D दैट इक्वल्स टू -2, तो D का वैल्यू 1। अब बताओ कि D के वैल्यू जब 1 आए तो A के वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएंगे ना, किसी एक में रख लो ना। तो A का वैल्यू भी कितना आ रहा है, यदि 2 आ गया इधर चल गया तो 1 बन जाएगा। A का वैल्यू भी 1 आ गया। अब A यानी फर्स्ट टर्म भी आपका 1 आ गया और उसके कॉमन डिफरेंस भी कितने आ गए, 1 आ गए। और बहुत सरल सी बात है बेटा, Tn दिए हुए हैं आपको, Tn कितना है 203, यानी A + n - 1 into D की बात करूं तो क्या है आपका 203। अब A और D के दोनों वैल्यू को यदि मैंने इसमें रख दिया तो n निकालना कौन सी बहादुरी वाली बात है यार, ये तो चिल्लरपंती वाली बात है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सरल। A और D की बात कर रहा हूं तो 1 + n - 1 into D की भी 1 है दैट इक्वल्स टू 203। 1 जाके उधर माइनस हो गया तो n - 1 दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी बोलिए 202। एक उधर जाके 1 सेकंड चला जाएगा तो वंस अगेन कितना होगा n का वैल्यू दैट इज 203। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसके 203 है। इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने 203। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार देखना जरूरी है, थोड़ा सा देखना। Tn है ना, तो Tn क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ है AP में, यदि ऐसा कर लिया मैंने, लेकिन AP नहीं HP की बात है ना, तो लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 203, लास्ट टर्म यानी Tn, HP के Tn दिए हुए हैं। तो यदि कहीं A + n - 1 into D 203 लिख दिया लास्ट टर्म, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है कहीं तो भी नहीं। Tn तो आपका 1/203 HP के लिए, तो यदि मैंने Tn का लिख दिया, Tn का फॉर्मूला क्या होगा A1 ऐसा A + n - 1 into D दैट इक्वल्स टू
दैट इक्वल्स टू कितना है 1/203। यदि ऐसी बात करूं तो ए और डी तो नो डाउट की कैलकुलेशन करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद क्या बने थे इसके, एक 3 और दूसरा 3rd टर्म, और नेक्स्ट क्या है 6th टर्म। तो मैंने कहीं गलत कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ एक जगह पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक काम कर रहा हूं, थोड़ा सा 4D मैंने ले लिया, 5 है ना, 6 है ना, तो 5D लेना चाहिए था। तो मैं एक काम कर रहा हूं, क्वेश्चन को ही करेक्ट कर रहा हूं, इसको 5 कर लेता हूं, क्योंकि इतने बड़े कैलकुलेशन मिटाना थोड़ा सा बहादुरी का काम नहीं होगा। तो मैंने T5 यानी इसी को मैंने बोल दिया 5th टर्म, चले 5th टर्म इसी को बोल दिया। चलिए अब काम सही, अब आंसर भी सही, क्योंकि जब इसको 6 लिखोगे ना तो यहां पे 5 करना होगा, कैलकुलेशन सारे इरेज करने होंगे, उसके बाद सारे कैलकुलेशन को सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे, बराबर है। लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन में लिखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन में ही करेक्शन कर दिया, 5th टर्म यहां पे लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके सही है। तो चलें देखता हूं कितना आसान होता है सवाल, कितना बेहतरीन है और कितना आसान होता है सोल्व करना। तो चलें एक सवाल और भी आपके पाले में दे रहा हूं और आपको जल्दी से मुझे करके बताना है, आया तो आप मुझे जरूर से जरूर मैसेज करेंगे। राइट एन एग्जांपल, इफ mth टर्म यानी m नंबर के टर्म की बात किया जा रहा है, if the mth term of HP is n and nth term is equal to m, then prove that, अच्छा प्रूफ करने के लिए फिर तो आप ना ही लोगे, prove that m plus nth term that equals to mn upon m plus n। बेटा आपको करना है प्रूफ, किसके लिए, एचपी के लिए। आप मुझे करके जितना जल्दी आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मुझे बताएंगे कि यस सर आ गया, प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे जरूर से जरूर बताएंगे, हम आपके प्रतीक्षा जरूर करेंगे। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले हार्मोनिक मीन के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करने जा रहा हूं। जैसा कि इससे पहले अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हो गए थे, आज मैं आपको वैसा ही उसी कंसेप्ट के उसी टाइप के अकॉर्डिंग मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, सबसे पहले बात तो यही है, क्या होता है हार्मोनिक मीन, कुछ भी नहीं, देख लेना कितना सरल होगा हार्मोनिक मीन। अब ऐसा मत बोल देना कि रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन इज द हार्मोनिक मीन, बिल्कुल भी नहीं जज करेगा, सूट नहीं करेगा यार, उस पे थोड़ा सा समझना, बिल्कुल भी ए अलग होगा। हार्मोनिक मीन में सबसे पहले आपको लिखना है कि जब 3 नंबर कौन सा भी, जैसा सपोज दैट कि मैंने एबीसी यदि लिख दिया कि हार्मोनिक मीन में, तो लगे तो आप लिख लेना ऐसा करके, डैश करके नीचे लिख देना, इफ a, b, c are in HP, then middle term is called the harmonic mean. Middle term is called the harmonic mean between them. तो नीचे लिखना डैश देके, if H is the हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, सपोज 2 नंबर के बीच में एक हार्मोनिक मीन मैंने एच एज्यूम किया हूं, तो सबसे पहले आपको ऐसा लिखना होगा, हेंस a, h, b आर इन HP, ये बात आपको वहां पे लिखना होगा। और जैसा कि अभी आपने HP के प्रॉपर्टी से देखा, मिडिल टर्म को यदि निकालना होगा तो H इज इक्वल टू, यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A प्लस ए, जैसा कि अभी आपने देखा ये बात को, ए है 2 नंबर के बीच का एक हार्मोनिक मीन यदि निकालना होगा तो इस तरह से हम काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
थोड़ा सा रिकॉल, यदि आप बात को रिकॉल करते हो तो रिकॉल आप याद करना, जब आपको एम निकालना था 2 नंबर के बीच में तो a प्लस बी अपॉन 2 किए थे। जब आपको जीएम निकालना था तो क्या किए थे, अंडर रूट ऑफ ए बी किए थे, याद करो। और जब एचएम निकालना है तो ऐसा निकाल सकते हैं। तो एक बात थोड़ा सा सावधानी से देखना, सपोज दैट यदि मैंने h को ऐसा लिख दिया दैट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ab यानी 2 एज इट इज कर लिया, और ab के जगह पे क्या मैं g स्क्वायर यानी gm का स्क्वायर मैंने g स्क्वायर लिख दिया, और नीचे कितना लिख दिया, a होगा, दिस अपॉन 2 है ना ऊपर में, तो इसको जगह पे मैंने a लिख दिया। अब बताइए मुझे क्या होगा, 2 कहा जाएगा, 2 तो हट गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस आपको जैसा पता था तो आप लिख सकते हो g स्क्वायर दैट इक्वल्स टू h, यानी एक बात और एक प्रॉपर्टी फिर से आपके दिमाग पे फोकस कर रहा है, आपके दिमाग पे घंटी बजा रहा है, क्या कि यदि सपोज दैट a g h यदि ऐसा रहा तो ये सभी में, यानी a फॉर अरिथमेटिक मीन, g फॉर ज्योमेट्रिक मीन एंड h फॉर हार्मोनिक मीन, कभी भी यदि इस तरह के टर्म बनते हैं तो खुद भी आपस में किस में होते हैं, जीपी में होते हैं। इसमें आर इन, बोलिए आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। कभी भी अरिथमेटिक मीन निकालिए, ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, हार्मोनिक मीन निकालिए, किसी भी टर्म के यदि सब सेम हो तो मानिए कि आपस में क्या है, वो जीपी में ही होते हैं। और जीपी की प्रॉपर्टी तो आपको पता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू अगल बगल वाले का प्रोडक्ट। देखो ना, हो गया ना, एक प्रॉपर्टी और भी आपके सामने आ गया ना, कितना सरल सी प्रॉपर्टी आपने देख लिया। तो चलें इस प्रॉपर्टी के माध्यम से ही मैं जैसा इंसर्ट करने के लिए कुछ बातें बता रहा हूं, जैसा कि आपको सपोर्ट दैट, जैसा आपने एपी और एचपी में किया था कि एन टर्म आपने इंसर्ट करने के लिए सीखा था, तो यहां पे भी क्या पॉसिबल है, एन टर्म इंसर्ट करना होगा यदि किसी दो पॉजिटिव नंबर के बीच का या नेगेटिव नंबर के बीच का, निकाल सकते हैं ना, बहुत आसान है। कैसे, तो थोड़ा सा देख लेता हूं। तो एक हेडिंग दीजिएगा, छोटा सा हेडिंग दीजिएगा, सुंदर सा टिकाऊ, टू इंसर्ट इन अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन, गिव द हेडिंग टू इंसर्ट नहीं, टू इंसर्ट इन हार्मोनिक मीन, इन हार्मोनिक मीन्स between A and B, अब देखना क्या होता है, बहुत सरल, बस 2 मिनट में कंसेप्ट आपके पैकेट में, एमएचपी के सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में आने वाला है, ध्यान रखें थोड़ा सा अच्छे तरीके से। तो जैसा कि आप A और B के बीच में लेट कर लिया, लेट h1, h2, h3 so on up to hn be the n हार्मोनिक मीन मान लिया मैंने, और इंसर्ट कर रहा हूं 2 नंबर के बीच में। यार A और B तो मैंने कर लिया, h1, h2, h3, h कहां को लिख रहे हो यार, डायरेक्टली hn पे आओ ना अपने हवेली पे, लिख दिया मैंने। दिस Rn किसमें बेटा, Rn HP होगा। 2 नंबर के बीच में मैंने n हार्मोनिक मीन को हमने यहां पे इंसर्ट कर रखा हूं, जैसा कि आपको इस बोर्ड पे दिख रहे होंगे। अब मैंने जब इतने सारे नंबर इंसर्ट कर ही दिए हैं और ये लिखा हूं कि Rn HP, तो HP को सोल्व करने का प्रोसेस क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ AP, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP। तो यदि मैं ऐसा लिखा, देन यू कैन ऑल्सो राइट, देन क्या 1 अपॉन A, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन H3 चलते रहेगा। अब 1 अपॉन कॉमा मत कर देना, कॉमा तो कॉमा ही रहेगा, और 1 अपॉन B, एक किसमें होगा बेटा, Rn AP। अब इसके आगे के सारे प्रोसेस तो आपको अच्छे तरीके से इसके प्रोसीजर तो पता है कि जब आप एचपी को एपी में बदल लिए, उसके आगे के सारे प्रोसेस तो खेलना बहुत ही आसान है। कैसे खेला जाएगा, थोड़ा सा यदि मैं एक बात मैं आपको बता दूं तो देखना,
1 अपॉन H1 की बात कर रहा हूं, दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन A प्लस कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D कर लिया। 1 अपॉन H2 की बात कर रहा हूं, तो 1 अपॉन कितना बेटा बोलिए A प्लस कितना 2D, चलते रहेगा। 1 अपॉन वैसा ही HN की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन A प्लस कितना ND हो जाएगा। वैसा ही यदि 1 अपॉन B की बात कर रहा हूं, तो 1 अपॉन A प्लस कितना N प्लस 1 N2D हो जाएगा। बोलिए ना, एक एक टर्म तो बढ़ते जा रहा है साहब। अभी इसको सोल्व भी करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A दैट इक्वल्स टू N प्लस 1 इंटू D हो जाएगा। और यदि आप यहां से D की बात निकालना चाहोगे तो 1 अपॉन N प्लस 1 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन B माइनस 1, जिससे कि आप कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे। यदि आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूले याद करें, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि कभी जीवन में याद ना करें, याद करोगे तो भूल जाओ। जिसने याद किया ही नहीं उसको क्या बोलना है यार, जो समझ लिया बातों को थोड़े ना बोलना है उसको। बट यदि आप याद करते हो कि टीएन में सपोज हार्मोनिक मीन में हमें डी का फॉर्मूला ऐसा है, तो बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन आपको नहीं आ पाएगा। तो यदि आप ये प्रोसेस को थोड़ा सा समझ गए ना, तो आपके लिए वो दिन दूर नहीं कि एचपी को आप पैकेट में लेके घूमोगे, ध्यान रखना। तो चले, यही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यहां से डी निकाल लेंगे, और डी निकालने के बाद सभी में डी का वैल्यू को यहां इंसर्ट कर लेंगे, पुट कर लेंगे, और सारे H1, H2, H3 सभी को आप लिख लेंगे। वही तो आपका हार्मोनिक मीन है, वही तो आपका हार्मोनिक मीन है। तो कितना सरल है ये बात, मैंने आपको कंसेप्ट के थ्रू सही तरीके से मैंने आपको बता दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप भी ये बात समझ पाए होंगे। सपोर्ट दैट 2 नंबर के बीच का HM निकालना था, तो आपने बहुत आसान तरीके से निकाल लिया, उसके लिए फॉर्मूला आपने बना लिया था। और यदि फॉर्मूला नहीं भी बना होता तो मैं एक जनरल बातें भी आपको बताने जाऊंगा कि सपोज 2 नंबर के बीच का निकालना रहा है, या 3 नंबर के बीच का निकालना होगा, 4 नंबर का निकालना होगा, कैसे निकालना है। सपोज दैट कि यदि 2 नंबर के बीच का आपको हार्मोनिक मीन निकालना होगा, तो सपोज सीधा 2 अपॉन 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B मैंने कर लेंगे। इसका भी कैलकुलेशन करने के बाद वही आएगा। ओनली 2 नंबर HM निकाल रहा हूं किसके बीच में, A एंड HM बिटवीन, लिख देता हूं, लगे तो आप लगे तो लिख देना नंबर 1 HM बिटवीन A एंड B, वो तो मैं निकाल के रखा हूं, आप ऐसा लिख देना सीधा। सेकेंड नंबर यदि HM बिटवीन 3 नंबर की बात कर रहा हूं, A, B एंड C, तो क्या होगा 3 अपॉन 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C। तो ऐसा ही यदि n नंबर के बीच का हार्मोनिक मीन यदि आपको कैलकुलेट करने के लिए किसी ने बताया, तो यार कितने सरल सी बात है। तो ये बात आप नीचे लिखना, इफ डैश देके लिख देना, इफ A1, A2, A3 till AN are n quantities, then HM that equals to क्या होंगे, ये तो है ना। यदि इसके बीच में सबके बीच का HM यदि आपको निकालना होगा, तो n अपॉन क्या करना होगा, n अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस चलते रहेगा ऐसोन 1 अपॉन n। कितना सरल सी बात है, कितना सरल सी बात है। तो चलें, लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और AP के जैसा कि आपने AP, SP ये सारे टर्म आपने देख लिया, तो एक हेडिंग और भी आप दीजिए, रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी असाइनमेंट आपके ग्रुप में डाला हुआ है, आप असाइनमेंट सोल्व करें तो अति सुंदर होगा हमारे लिए। तो एक हेडिंग दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन, बहुत लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक का, इस टॉपिक नहीं, एसपी वाला जो टॉपिक है उसका लास्ट हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM
आखिर एक रिलेशन तो मुझे लग रहा है कि अभी जस्ट मैंने प्रॉपर्टी बताते बताते बता दिया था आपको, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था फ्रॉम प्रीवियस, लगे तो आप लिख सकते हो क्या, नंबर 1 इज द रिलेशन है जी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू एच, जो मैंने अभी जस्ट प्रूफ करके दिया आपको प्रीवियस में। सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 2, अभी आप जानते हो ओनली अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन दैट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। ये भी आप वहां पे लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, नहीं तो आप इसको अच्छे तरीके से एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एचएम, एक बात भी आप लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। कैसे, और इसका यदि आपको प्रूफ चाहिए तो आप आसानी से प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हो। तो बस ये दो प्रॉपर्टी, दिस एंड दिस, बहुत सिंपल तरीके से ये दोनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान में आना चाहिए। अब मैं कुछ सवाल आपको ये दोनों प्रॉपर्टी के माध्यम से मैं कुछ सवाल, चलिए मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो मैं आपको सेंड करने जा रहा हूं, जस्ट अभी सेंड करूंगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम करके इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताएं, और आप मुझे, यही आज आपका होमवर्क रहेगा। मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको शेयर करूंगा, आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे, और इसमें अपना आप कंसेप्ट को एक्सप्लोर करिए और देखिए कि आज आपने कितना सीखा, क्या खोया और क्या पाया। तो चलें आज के बस से इस लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, तब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।